नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज। आपके साथ मैं हूं पूजा परमार। शुरुआत करते हैं खबरें सुपरफास्ट की। बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में आज भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी का बयान दर्ज होगा। एमएम जोशी का बयान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दर्ज किया जाएगा। बीजेपी के वरिष्ठ नेता का बयान सीबीआई की विशेष अदालत में दर्ज किया जाएगा। सीआरपीसी की धारा 313 के तहत मुरली मनोहर जोशी अपना बयान जज के सामने दर्ज कराएंगे। वहीं इसके एक दिन बाद शुक्रवार को लालकृष्ण आडवाणी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीबीआई की विशेष अदालत में अपना बयान दर्ज कराएंगे। सीबीआई की विशेष अदालत के जज एसके यादव ने इस मामले में दोनों नेताओं के बयान दर्ज कराने के लिए तारीख तय की है। वहीं इस मामले में उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री और राजस्थान के पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह और पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती के बयान पहले ही दर्ज किए जा चुके हैं। बता दें कि बाबरी विध्वंस मामले में अब तक 32 आरोपियों का बयान दर्ज किया जा चुका है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई की विशेष अदालत रोजाना इस मामले की सुनवाई कर रही है। 31 अगस्त तक मामले की सुनवाई पूरी करने का आदेश है। गौरतलब है कि अयोध्या में 6 दिसंबर 1992 को कार सेवकों द्वारा बाबरी मस्जिद ढहा दी गई थी। इस मामले में लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, कल्याण सिंह के खिलाफ मुकदमा चल रहा है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए की तारीख तय कर ली गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अगस्त को मंदिर की नींव रखेंगे। मुहूर्त के वक्त पर शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती महाराज ने सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने भूमि पूजन के तय वक्त को अशुभ घड़ी बताया है। शंकराचार्य ने मांग की है कि मंदिर निर्माण के लिए जनता की राय ली जाए। बता दें कि अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बनेगा, ये सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया है। मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन की तारीख भी रामलला ट्रस्ट ने तय कर दी है। 5 अगस्त को भूमि पूजन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न्योता भी भेज दिया गया है, लेकिन अब जगत गुरु शंकराचार्य रूपानंद सरस्वती महाराज ने सवाल खड़े कर दिए हैं। जगत गुरु शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती महाराज ने मंदिर के मुहूर्त के समय पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने इसे अशुभ घड़ी करार दिया है। स्वरूपानंद सरस्वती महाराज ने कहा कि हम तो राम भक्त हैं, राम मंदिर कोई भी बनाए हमें प्रसन्नता होगी, लेकिन उसके लिए उचित तिथि और शुभ मुहूर्त होना चाहिए। राजस्थान के सियासी संकट पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। विधानसभा स्पीकर की याचिका पर सर्वोच्च अदालत आज दलीलें सुनेगी। स्पीकर सीपी जोशी ने राजस्थान हाईकोर्ट की ओर से विधायकों पर एक्शन न लेने के निर्देश देने के खिलाफ सर्वोच्च अदालत का दरवाजा खटखटाया है। हाईकोर्ट के निर्देश के मुताबिक स्पीकर 24 जुलाई तक बागी विधायकों पर कोई फैसला नहीं ले पाएंगे। वहीं विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी की दलील है कि अभी उन्होंने विधायकों को सिर्फ नोटिस दिया है, कोई फैसला नहीं लिया है। ऐसे में अदालत की ओर से स्पीकर के कामकाज में दखल नहीं दिया जा सकता है। ये संविधान और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के खिलाफ है। इस याचिका पर सुनवाई से पहले सचिन पायलट गुट ने भी कैविएट लगा दी है। अपील है कि बिना उनका पक्ष सुने फैसला न दिया जाए। दरअसल सचिन पायलट गुट ने स्पीकर के कारण बताओ नोटिस के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। शुक्रवार से शुरू हुई सुनवाई मंगलवार तक चली, जिसके बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित किया। साथ ही स्पीकर को 24 जुलाई तक कोई फैसला न लेने को कहा। तब स्पीकर ने इस बात को स्वीकार कर लिया, लेकिन 24 घंटे के अंदर ही सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लिया। वहीं कानूनी लड़ाई के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी। सीएम की अपील थी कि एक चुनी हुई सरकार को गिराने की कोशिश हो रही है, जिसमें केंद्रीय मंत्री और कुछ अन्य बीजेपी नेता भी शामिल हैं। ऐसे में आपसे अपील की है कि इसे रोका जाए।
बीजेपी दिल्ली के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और सांसद मनोज तिवारी ने राजधानी में जलभराव की समस्या और उससे प्रभावित हुए जनजीवन पर चिंता जाहिर की। उन्होंने इस समस्या के समाधान के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की है। मनोज तिवारी ने सीएम अरविंद केजरीवाल को याद दिलाया कि बीते 5 साल से बीजेपी मांग उठाती रही है कि दिल्ली की समस्याओं के समाधान को लेकर मिलकर कोई ठोस नीति बनाई जाए। मनोज तिवारी ने कहा कि कोरोना जैसी महामारी से पहले ही परेशान दिल्ली है, अब मानसून की दस्तक से अस्त व्यस्त हो गई है। दिल्ली सरकार की लापरवाही एक बार फिर अनचाही मुसीबत बनकर दिल्ली को परेशान कर रही है। केजरीवाल सरकार ने साबित कर दिया है कि समाधान उनके बूते से बाहर है। इसके साथ ही मनोज तिवारी ने मांग उठाई कि सरकार स्पष्ट करे कि अब तक उन्होंने ऐसे कितने स्थानों की पहचान की है जहां हर साल जलभराव की समस्या पैदा होती है। बीते 5 वर्ष में समाधान के लिए केजरीवाल सरकार ने क्या क्या उपाय किए। बेहतर होगा कि जिस तरह कोरोना से निपटने के लिए केंद्र सरकार के साथ मिलकर दिल्ली को बचाने का साझा प्रयास किया गया, उसी तरह बरसों से दिल्ली में जलभराव की समस्या पर अब विराम लगे। देश में कोरोना वायरस का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। हर रोज कोरोना वायरस के नए मामले सामने आ रहे हैं। वहीं कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच लॉकडाउन के कारण स्कूल बंद है। ऐसे में गुजरात हाई कोर्ट के आदेश के बाद गुजरात सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए अभिभावकों को स्कूल फीस भरने से राहत दी है। गुजरात सरकार के नोटिफिकेशन के मुताबिक जब तक स्कूल शुरू नहीं होते तब तक स्कूल अभिभावकों को फीस नहीं ली जाएगी। अगर स्कूल की ओर से फीस के लिए दबाव बनाया जाता है तो जिला शिक्षा अधिकारी उन पर एक्शन लेंगे। इसके साथ ही नोटिफिकेशन में कहा गया है कि जिन अभिभावकों ने बच्चों की स्कूल फीस जमा करवा दी है उन्हें स्कूल खुलने के बाद फीस वापस दी जाए या अगले महीने की मानी जाए। हालांकि गुजरात सरकार के इस फैसले के विरोध में गुजरात के प्राइवेट स्कूल उतर आए हैं। गुजरात के प्राइवेट स्कूल मंडल ने अब से ऑनलाइन क्लास देने से इंकार कर दिया है। कोरोना वायरस के कारण फिलहाल स्कूल बंद हैं। ऐसे में स्कूल शुरू न होने के बावजूद कई स्कूल अभिभावकों से फीस वसूल रहे थे। इस मामले में पीआईएल दाखिल की गई थी। पीआईएल के बाद गुजरात हाई कोर्ट ने गुजरात सरकार को आदेश दिया, जिसके बाद गुजरात सरकार ने इस मामले में नोटिफिकेशन जारी किया है। भारत में कोरोना वायरस की रफ्तार में तेजी से वृद्धि हो रही है। आज देश में कोरोना वायरस ने हर दिन का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। एक दिन में कोरोना वायरस के 45,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं और एक दिन में 1,130 लोगों की मौत कोरोना वायरस की वजह से हुई है। बीते 24 घंटे में कोरोना के भारत में 45,601 मामले सामने आने के बाद भारत में कुल संक्रमितों की संख्या 12,39,684 हो गई है। इनमें 4,25,114 एक्टिव मामले हैं, जबकि एक दिन में 31,874 मरीज ठीक हुए हैं। इसी के साथ देश में ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 7,84,266 हो गई है। वहीं भारत में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या बढ़ी है। महाराष्ट्र में भी पहली बार रिकॉर्ड तोड़ मामले सामने आए हैं। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के 10,576 नए मामले सामने आए हैं। इसी के साथ राज्य संक्रमितों की संख्या 3,37,607 हो गई है, जिनमें 1,36,980 मामले एक्टिव हैं, जबकि 1,87,769 मरीज ठीक हो चुके हैं। अब तक राज्य में 12,556 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा तमिलनाडु में 5,848, दिल्ली में 1,227, गुजरात में 1,020, तेलंगाना में 1,555, उत्तर प्रदेश में 2,300, आंध्र प्रदेश में 6,045 और पश्चिम बंगाल में 2,291 नए मामले दर्ज किए गए हैं।
आपको बता दें कि भारत में हर रोज बीते कुछ दिनों से कोरोना वायरस के 35,000 के आसपास मामले सामने आ रहे हैं और अब एक दिन में 45,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं, जो कि अब तक के सबसे ज्यादा मामले हैं। इसके अलावा एक दिन में 1130 लोगों की मौत का भी नया रिकॉर्ड बना है। कोरोना वायरस ने सबसे ज्यादा कहर दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका में बरपाया है। यही नहीं, दुनिया के सबसे तेजी से कोरोना संक्रमितों की संख्या में भी अमेरिका सबसे आगे है। अमेरिका में एक दिन में 71,976 नए मामले सामने आए हैं और 1205 लोगों की मौत हुई है। उनतीस मई के बाद पहली बार अमेरिका में एक दिन में 1200 से ज्यादा मौतें दर्ज की गई हैं। यहां अब तक कुल 41 लाख लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं और 1,40,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा कि चीन के खतरे को देखते हुए अब ये बेहद जरूरी हो गया है कि अमेरिका जैसे लोकतांत्रिक देश एक साथ मिलकर काम करें। उन्होंने कहा कि गलवान घाटी में चीनी सेना के साथ हिंसक झड़प में 20 भारतीय सैनिकों की शहादत को लेकर हम बेहद दुखी हैं। इसके साथ ही उन्होंने भारत में चीनी ऐप पर बैन लगाने पर भी खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि हम इस बात को लेकर बेहद खुश हैं कि भारत में 59 चीनी ऐप बैन है। वहीं इसके साथ ही अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा कि हमने ब्लू डॉट नेटवर्क को बढ़ावा देने के लिए भारत में एक साथ काम किया है। गरीबी दूर करने के लिए ये बेहद जरूरी है। व्यापार और कारोबार को बढ़ाने के लिए भी ये महत्वपूर्ण कदम है। मुझे विश्वास है कि हमारी पार्टनरशिप मजबूत हो रही है। संयुक्त राष्ट्र की एक बड़ी एजेंसी ने चेतावनी दी है कि अगले 2 हफ्ते में टिड्डियों का एक बड़ा हमला एक बार फिर से भारत में हो सकता है। टिड्डियों का ये हमलावर दल भारत के पश्चिमी छोर से करीब 4,000 किलोमीटर दूर से आ रहा है। ये उस देश से आ रहा है जहां की समुद्री लुटेरे दुनिया भर में कुख्यात हैं। संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने चेतावनी दी है कि अफ्रीकी देश सोमालिया से टिड्डियों का एक बड़ा समूह पूर्व की तरफ निकला है। ये दल 2 हफ्ते में भारत और पाकिस्तान की सीमा में पहुंच जाएगा। ये भारत और पाकिस्तान सीमा के दोनों तरफ अपना प्रजनन केंद्र स्थापित करेंगे। यहाँ पर प्रजनन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ये अगली जगह चले जाएंगे, लेकिन इस दौरान ये जिस इलाके में रहेंगे उस इलाके में फसलें बर्बाद हो जाएंगी। वहीं FOA ने कहा है कि पाकिस्तान की स्थिति तो और बुरी होने वाली है, क्योंकि पाकिस्तान में धरपकड़ और चोलिस्तान रेगिस्तान में इस समय बारिश हो रही है। इसी इलाके में टिड्डियों का दल प्रजनन करेगा, अपना ठिकाना बनाएगा। इसके आसपास के जिलों में आफत आ जाएगी। यहां तक कि भारत की बात रही तो FAO के मुताबिक सोमालिया से आ रहे टिड्डियों का ये दल राजस्थान और उसकी सीमाओं से सटे इलाकों में हमला कर सकता है। तिब्बत और नेपाल के कई इलाकों में देर रात भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। तिब्बत के झियांग क्षेत्र में 6.2 तीव्रता का भूकंप का झटका महसूस किया गया है। भूकंप का झटका इतना तेज था कि इसे नेपाल के कई इलाकों में भी महसूस किया गया है। हालांकि अभी जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। नई दिल्ली स्थित नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक तिब्बत के झियांग क्षेत्र में देर रात 1:37 पर भूकंप का झटका महसूस किया गया था। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 6.2 रही। भूकंप का केंद्र नेपाल की राजधानी काठमांडू से उत्तर की ओर 380 मील की दूरी पर जमीन से 6 मील नीचे था। जम्मू कश्मीर के कुलगांव में आतंकियों की फायरिंग में एक पुलिस कांस्टेबल शहीद हो गए हैं। पुलिस के मुताबिक एक बंदूकधारी ने पुलिसकर्मी पर फायरिंग की। मृतक की पहचान 58 साल के अब्दुल राशिद के रूप में हुई है। फायरिंग में वे गंभीर रूप से घायल हो गए थे। अस्पताल ले जाते वक्त उनकी मौत हो गई।
वहीं अधिकारी ने बताया कि सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है और हमलावरों को पकड़ने के लिए ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। बता दें कि आतंकी सुरक्षा बलों के ऑपरेशन ऑल आउट से बौखलाए हुए हैं। बीते कुछ दिनों से सुरक्षा बलों ने अलग अलग मुठभेड़ में कई आतंकियों को मार गिराया है। नेपाल में हो रही लगातार बारिश बिहार की नदियों पर भारी पड़ रही है। हजारों लोगों की जान खतरे में है। आधा दर्जन जिले सहरसा, दरभंगा, मधुबनी, सुपौल और पलाम बाढ़ से बेहाल हैं और हाल ही में फिलहाल राहत की कोई उम्मीद नहीं है। पहले तटबंध टूटने और फिर सड़कों के दरकने की खबरें आई और अब बाढ़ की वजह से एक के बाद एक हो रहे हादसों की खबरें आ रही हैं। वहीं असम में भी कुदरत की सबसे बड़ी मार पड़ी है। 25 जिलों में लगभग 88 लोगों की मौत हो चुकी है। 25 लाख लोगों को अपना आवास छोड़कर सड़कों पर बने अस्थायी आश्रय गृह में शरण लेनी पड़ी है। ब्रह्मपुत्र नदी उफान पर है। करीब करीब पूरा असम जल प्रलय झेल रहा है। असम के सिर्फ 5 जिलों में बाढ़ पीड़ितों की तादाद कुछ इस तरह है। गोपालपुरा में 5,58,000, बरपेटा में 3,52,000, मोरिंगा में 3,14,000, धुबरी में 2,77,000 और साउथ सालमारा में 1,80,000 लोग इससे प्रभावित हैं। मुंबई में मौसम ने एक बार फिर से करवट लिया है। शहर के कई इलाकों में लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। इस बीच मौसम विभाग ने मुंबई में हाई टाइड की चेतावनी जारी की है। विभाग के मुताबिक गुरुवार दोपहर 2 बजे के करीब मुंबई में हाई टाइड का आ सकता है। इस दौरान समुद्र की लहरें 4.66 मीटर तक ऊपर उठ सकती हैं। खतरे को देखते हुए स्थानीय प्रशासन ने लोगों को समुद्र तट से दूर रहने की सलाह दी है। मुंबई में हाई टाइड की आशंका के मद्देनजर तटीय इलाकों के आसपास रहने वाले लोगों को बाहर न निकलने की सलाह दी गई है। साथ ही आपदा प्रबंधन और स्थानीय पुलिस की टीम पूरे इलाके पर नजर बनाए हुए है। बता दें कि मुंबई के कई इलाकों में बारिश का दौर जारी है। कई जगहों पर भारी बारिश के बाद जल जमाव की समस्या से लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। राजधानी दिल्ली में भी बुधवार से हो रही बारिश से इलाकों में पानी भर गया है और यातायात काफी बाधित हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक गुरुवार को दिल्ली और आसपास के इलाकों में कहीं कहीं पर मध्यम तो कहीं कुछ इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक राजधानी दिल्ली, ओडिशा, छत्तीसगढ़, गंगे पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, विदर्भ और मुंबई के कुछ इलाकों में भारी बारिश की संभावना है। ट्रिपल तलाक कानून की अस्तित्व में आए 1 अगस्त को 1 साल पूरा हो जाएगा। ऐसे में केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि पिछले 1 साल के दौरान 3 तलाक या तलाक़े बिद्दत की घटनाओं में 82% की से ज्यादा की इसमें कमी आई है और यहाँ कहीं ऐसी घटना हुई वहां कानून ने अपना काम किया है। वहीं अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि वैसे तो अगस्त का महीना इतिहास में महत्वपूर्ण घटनाओं से भरपूर है। 8 अगस्त भारत छोड़ो आंदोलन, 15 अगस्त भारतीय स्वतंत्रता दिवस, 19 अगस्त विश्व मानवीय दिवस, 20 अगस्त सद्भावना दिवस, 5 अगस्त को अनुच्छेद 370 खत्म होना जैसे इतिहास के सुनहरे लफ्जों में लिखे जाने वाले दिन है। लेकिन 1 अगस्त मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक की कुप्रथा कुरीति से मुक्त कराने का दिन है। भारत के इतिहास में रिसर्चर कोविड-19 के खिलाफ वैक्सीन विकसित करने में अच्छी प्रगति कर रहे हैं। कुछ लेटेस्ट ट्रायल में भी हैं, लेकिन WHO एक्सपर्ट ने बुधवार को कहा कि उनका पहला उपयोग 2021 के पहले तक होने की कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। WHO के इमरजेंसी प्रोग्राम चीफ माइक रयान ने कहा है कि WHO निष्पक्ष वैक्सीन वितरण सुनिश्चित करे। इसी के साथ कहा है कि अच्छी प्रोग्रेस कर रहे हैं। कई वैक्सीन अब फेज 3 ट्रायल में थे और उनमें सेफ्टी या इम्यूनिटी रिस्पांस जनरेट करने में कोई विफल नहीं हुआ है। सोशल मीडिया पर भी
एक पब्लिक इवेंट में उन्होंने कहा कि वास्तविक रूप से यह अगले साल के प्रारंभ होने जा रहा है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसको देखते हुए 24 जुलाई रात 8 बजे से 10 दिन के लिए फिर से लॉकडाउन लगाने की घोषणा सरकार ने की है। इस घोषणा के बाद गुरुवार सुबह से शॉपिंग मॉल और किराना दुकानों पर जरूरी सामान लेने के लिए लोगों की भीड़ लग गई है। भोपाल के कोलार क्षेत्र में स्थित एक शॉपिंग मॉल में सुबह रात 7 बजे से ही लोगों की लंबी लाइन लग गई, जहां शारीरिक दूरी के नियमों के अनुसार ग्राहकों को प्रवेश दिया जा रहा है। बता दें कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर कहा कि भोपाल में कोरोना संक्रमित की स्थिति को देखते हुए नागरिकों के लिए हित को देखते हुए 24 जुलाई से 10 दिन का लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया है। यूपी के कानपुर के चौबेपुर में बिकरू गांव में दबिश देने गई पुलिस की टीम पर हमला करने के बाद सीओ देवेंद्र मिश्र सहित 8 पुलिसकर्मियों की हत्या के मुख्य आरोपित विकास दुबे के खिलाफ दस्तावेज जुटाने में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। अपराधी विकास दुबे का पासपोर्ट अब जांच एजेंसी के लिए बड़ा सिरदर्द बन गया है। वहीं एसआईटी को 31 जुलाई तक अपनी रिपोर्ट देनी है। यूपी के मेरठ में रक्षाबंधन त्योहार के लिए डाक विभाग ने एक स्पेशल लिफाफा तैयार किया है, जिसमें माध्यम से बहनों की राखी समय पर भाइयों के पास पहुंच सके। सीनियर पोस्ट मास्टर HK गोम्बर ने बताया कि राखी समय पर पहुंच सके, इसके लिए सरकार द्वारा ये व्यवस्था की गई है। भारत चीन सीमा पर देश के जवानों से हो रहे बर्ताव पर प्रदेश की बहनें भी दुश्मन को मात देने के लिए तैयार हैं। इस बार भाइयों की कलाई पर स्वदेशी राखी सजाने का बहनों ने संकल्प लिया है। अब चाइनीज राखी को घर प्रदेश और देश से बाहर निकालने के लिए स्वदेशी राखियां खरीद रही हैं। उनका कहना है कि चीन का सामान नहीं खरीदेंगे। उत्तर प्रदेश में ड्यूटी के दौरान कानूनगी रामकुमार वर्मा की अचानक तबीयत बिगड़ गई। सहयोगी कर्मचारी कानूनगो को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने देखते ही उसे मृत घोषित कर दिया। कानूनगो की मौत के बाद सभी राजस्व कर्मी सदर तहसील परिसर में धरने पर बैठ गए और कोरोना की जांच की मांग करने लगे। खबरें सुपरफास्ट में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए एएनवी न्यूज। नमस्कार।